राजस्थान के इतिहास के बारे में सीखेगा। राजवीर भैया, आपका स्वागत है TRS पर। थैंक यू। कैसे हो? ठीक हूँ। मैं महाराष्ट्र से हूँ और मेरे मुताबिक उस वजह से मैं मराठा हूँ, इसलिए मैं शुरुआत करूँगा जय भवानी से। एक्जेक्टली वही राजस्थान के अंदर है, जय भवानी राजस्थान के अंदर भी है। ओके, जय भवानी से शुरुआत करें। बाकायदा जय भवानी। जय भवानी। ओके, कुछ कहना चाहोगे आप इस एपिसोड की शुरुआत में, क्योंकि हम तेजी से आगे बढ़ेंगे फिर उसके बाद। जितना मुझे आता है मैं सब कुछ बता दूंगा आज आपको। ओके। क्योंकि जैसे इंडिया की हिस्ट्री है ना, जितने अटैक हुए वो वेस्ट से हुए। जब भारत पे वेस्ट पे अटैक होंगे तो फ्रंट लाइन ही राजस्थान है, इसलिए राजस्थान ही लड़ेगा, राजस्थान ही रोकेगा उनको शुरुआत के अंदर। तो इसलिए राजस्थान की हिस्ट्री जहाँ जहाँ आपको पिन करवानी वहाँ पिन कर लेंगे आप, सब जगह होगी। इस पॉडकास्ट की शुरुआत से पहले आपने अंग्रेज़ों के बारे में बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ कही थी, हाँ, कि जब अंग्रेजों का टाइम था तब इंडिया दो पार्ट में डिवाइड था, एक ब्रिटिश इंडिया और एक प्रिंसली इंडिया। एक वह है जहां पर अंग्रेजों ने डायरेक्ट रूल कर लिया था, और एक वह जहां पर अंग्रेजों का रूल नहीं था, उन राजाओं के साथ उनकी ट्रीटीज थी। हम राजस्थान वाले उसमें आते थे, इसलिए वहां हमारे अंग्रेजों का प्रभाव ही नहीं आया, न कोई ज्यादा इंग्लिश इन्फ्लुएंस आया, ना कोई अंग्रेजों का दूसरा प्रभाव आया। इवन हम 1947 में इंडिया में मर्ज किए गए। तो इसलिए आप कभी नहीं सुनते कि गांधी जी ने जयपुर में जाके कोई आंदोलन किया हो, वो सब ब्रिटिश इंडिया की बात है, हम उससे बाहर हुआ करते थे, इसलिए नेशनल एंथम में नाम नहीं आता। 1911 में जब नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर रच रहे थे, उसको उसमें ब्रिटिश इंडिया का पूरा वर्णन कर रहे हैं, उसमें हम नहीं, उसमें फिर भी राजपूत भारत की पहचान है। सॉरी कहकर अगला सवाल पूछूंगा, पर आप मानते हो कि फिल्मों की दुनिया ने राजस्थान की हिस्ट्री को अच्छे तरीके से दर्शाया है, या बुरे तरीके से, या इनएक्यूरेट तरीके से? नहीं, फिल्मों ने राजस्थान को सही तरीके से नहीं दर्शाया। फिल्मों वालों को राजस्थान में कुछ अलग ही दिखा है, उनको जैसा राजस्थान दिखाना चाहिए था वैसा वो दिखाई नहीं पाए। जैसे कि वो पद्मावती दिखा रहे हैं, ना कि वो रतन सिंह की बहादुरी या सांगा कुंभा और प्रताप पर मूवी बना रहे हैं। वो संयोगिता जैसी कहानियां लेके आते हैं पृथ्वीराज के साथ में, जिनका इतिहास में कोई लेना देना नहीं है। तो उन्होंने जो मिथ थे ना हिस्ट्री के, वो जोड़े हैं राजस्थान की हिस्ट्री के साथ में। राजस्थान की हिस्ट्री का जो सच है ना, वो महल के अंदर नहीं था, उन महलों के बाहर था, उन युद्धों के मैदानों के अंदर था, जबकि उन्होंने केवल राजाओं को उन महलों तक सीमित करके वैसे दिखाना शुरू कर दिया। वाह, हिस्ट्री मैदानों में थी। वाह। पोरस भी राजपूत थे? वो जो पुराने वंश है उनमें एग्जैक्टली वो राजपूत टर्म नहीं मिलती अपने को। ओके। वो क्षत्रिय बताए गए हैं। ओके, है ना, उन किताबों में राजपुत्र वर्ड जरूर मिलता है। ऐसा माना जाता है कि एंशिएंट में जो क्षत्रिय थे, जिनको उन किताबों में राजपुत्र कहा गया है, लेटर ऑन वो भाषा धीरे धीरे बदलती राजपुत्र करते करते राजपूत आ गए। तो बाद के टाइम में हमें राजपूत शब्द मिलता है, पहले वो शब्द वैसा नहीं मिलता है हमें। हॉस्पिटल गया था माँ को लेकर, बिल्स देखकर मेरा बीपी बढ़ गया, पर मनी व्यू ऐप है ना, पर्सनल। मैं कुछ चीजें कहना चाहूंगा, स्पेशली जो लोग मेरे एज के हैं, दुनिया भर की बात करो, ग्लोबल सिटीजन्स, इतिहास में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ा है, वर्ल्ड हिस्ट्री में। और एक अजीब वजह है जिसकी वजह से इंटरेस्ट बढ़ा है, वो अजीब वजह है वीडियो गेम्स। असैसिन्स क्रीड, घोस्ट ऑफ सुशिमा जैसे वीडियो गेम्स में ना आप समझ रहे हो कि यार उस समय में दुनिया ऐसी थी। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा पृथ्वीराज चौहान से। मान लो उनके एरा पे एक वीडियो गेम बनी, आप उस वीडियो गेम की दुनिया को पहले डिस्क्राइब कीजिए। पृथ्वीराज चौहान एग्जैक्टली अजमेर के राजा हैं। उनके जो पूर्वज थे उनसे पहले वो लंबे टाइम से वहां अजमेर में राज करते आ रहे थे। पृथ्वीराज चौहान से ठीक पहले विग्राज चतुर्थ, जो उनके ताऊ एक राजा हुए थे, उनसे थोड़े साल पहले उन्होंने दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया था। दिल्ली तब तोमरों के पास हुआ करती थी, फॉरेन अटैक्स बहुत बढ़ गए थे, और विग्राज फोर्थ को ये लगता था कि ये दिल्ली पर कब्जा कर लेंगे, इससे अच्छा है यदि दिल्ली बचानी तो मैं इस पर आके बैठ जाता हूँ यहाँ पर। जो ताऊ है विग्राज चतुर्थ, मैं कभी सोचता हूँ कि मैं कभी उन पर मूवी बनाऊंगा। ओके। तो विग्राज चतुर्थ जो है, उन्होंने अशोक का नाम सुना? अशोक का एक इंस्क्रिप्शन हरियाणा में एक जगह से मिलता है, टोपरा नाम की जगह से, जिसको बाद में फिरोज तुगलक उखाड़ के दिल्ली ले गया था। उस टोपरा वाला पिलर है, पिलर पर ऊपर अशोक का इंस्क्रिप्शन है, नीचे उस पर विग्राज चतुर्थ ने अपना इंस्क्रिप्शन लगवाया है।
विगराज उसके अंदर ये घोषणा करता है कि मैंने मल्लेच्छों को मारकर अटक नदी के पार भगा दिया। पाकिस्तान में अटक नदी है, अटक नदी के पार भगा दिया। और मैं चाहता हूं कि मेरे जो आगे डिसेंडेंट होंगे, मेरे जो सक्सेसर होंगे, वे मल्लेच्छों को अटक नदी पार ना करने दें। मलेच्छो मतलब जो हमारे वैदिक आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते, उनको उस समय मल्लेच्छ कहा जाता था। उन लोगों ने उस रूप में उसका वर्णन किया। उधर से जो भी आते हैं वो हमारे धर्म को नहीं मानते, हमारे कल्चर को फॉलो नहीं करते, इसलिए उनको इस साइड में नहीं आने दिया जाए। और भारत की बाउंड्री तब वो लोग मानते थे अटक नदी। पाकिस्तान में एक नदी है अटक, इंडस है। इंडस इंडस जब नीचे उतरती है तो उसमें ट्रिब्यूटरी आके मिलती है, ट्रिब्यूटरी का नाम है अटक। उसी विगराज चतुर्थ ने हमारे अजमेर में, जो उसकी राजधानी थी, वहां पर एक संस्कृत स्कूल बनवाई थी, सरस्वती कंठाभरण नाम करके, जिसको आजकल लोग 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। वो जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है वो एक संस्कृत स्कूल थी, माता सरस्वती का मंदिर था। बाद में जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर पर कब्जा किया था, तब उस मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई। तो मैं चाहता हूं कि आप संस्कृत की उन्नति देख रहे हो विग्रह चतुर्थ के शासनकाल में, आप युद्धों की पूरी श्रृंखला देख रहे हो कि वो किस प्रकार से भारत को सुरक्षित रखने के लिए किस प्रकार से लड़ रहा है। इनके बारे में ज्यादा बातें क्यों नहीं होती? वहां पर एक संस्कृत स्कूल बनवाई थी, सरस्वती कंठाभरण नाम करके, जिसको आजकल लोग 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। वो जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है वो एक संस्कृत स्कूल थी, माता सरस्वती का मंदिर था। बाद में जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर पर कब्जा किया था, तब उस मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई। तो मैं चाहता हूं कि आप संस्कृत की उन्नति देख रहे हो विग्रह चतुर्थ के शासनकाल में, आप युद्धों की पूरी श्रृंखला देख रहे हो कि वो किस प्रकार से भारत को सुरक्षित रखने के लिए किस प्रकार से लड़ रहा है। इनके बारे में ज्यादा बातें क्यों नहीं होती? मैं जो अभी पॉडकास्ट से पहले मैंने कही थी, इसको रीजनल हिस्ट्री कह के बंद कर दिया जाता है। भारत में हिस्ट्री का मतलब दिल्ली हो गया। दिल्ली के आसपास में जो कुछ हुआ था उसको भारत में हिस्ट्री मान लिया गया। वो ये नहीं जानते कि दिल्ली से पहले राजधानी अजमेर थी इस नॉर्थ इंडिया की। दिल्ली के तोमर जाके अजमेर वालों को टैक्स जमा करवा रहे थे। तो जब आप दिल्ली सेंट्रिक हिस्ट्री लिखोगे तो फिर उसके अंदर आप फिर दिल्ली के राजाओं का वर्णन नहीं करोगे, जबकि लास्ट में तो दिल्ली में तो कुछ राजा ऐसे हुए हैं जिनकी दिल्ली से पालम तक चलती थी कि बॉम्बे क्रॉस नहीं हो उससे पहले बॉम्बे के राजा की खत्म हो जाए, इतनी चलती थी उनकी। उसके बावजूद हिस्ट्री में उन राजाओं को पढ़ाया जाता है। विग्रह चतुर्थ जैसे बड़े बड़े राजाओं का नामो निशान तक नहीं आता, जबकि वो हिस्टोरिकली, कल्चरल, ब्रेवरी, जितने मामलों में आप देख सकते हो उन सब मामलों के अंदर आते हैं। विग्रह चतुर्थ की इतनी बातें नहीं होती, होपफुली होने लगेंगी आज के बाद। पर फिर पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप जी की बातें क्यों होती है? मैं उसका रीजन बताता हूँ। टाइमलाइन सेट करते हैं। चौहान अपने पीक पर है, विगराज दिल्ली पर कब्जा कर गए। विगराज तो अजमेर बैठ के दिल्ली कंट्रोल कर रहे थे, पृथ्वीराज तो दिल्ली आ गया, दिल्ली को कंट्रोल करना शुरू कर दिया पृथ्वीराज के टाइम तक आते आते। उधर से टर्क अटैक हो रहे हैं, टर्क दिल्ली पर कब्जा करना चाहते हैं। पृथ्वीराज से उनकी लड़ाई होती है 1191 में, त्राइन का पहला युद्ध। पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी को हराते हैं। मोहम्मद गोरी का जो वहां का सेनापति था काजी जियाउद्दीन, उसको गिरफ्तार किया जाता है, उसे काफी दिन यहाँ पे रख के फिर छोड़ा जाता है। अगला जो बैटल है 1192 में, सेकंड बैटल ऑफ टेरिन, उसमें पृथ्वीराज हार जाता है। गोरी दिल्ली पर कब्जा करने में कामयाब हो जाता है। भारत की हिस्ट्री चेंज हो रही है। तो जहां पर वो चेंज होगी ना, जहां पे फॉल्ट आएंगे ना, वहां पर ज्यादा चीजें बातें की जाएगी। इसलिए पृथ्वीराज बात की गई कि पृथ्वीराज के टाइम में क्या हुआ क्या नहीं हुआ था, क्योंकि उसके बाद भारत की हिस्ट्री चेंज हो रही है। उसके बाद में पहली बार भारत में जो टर्क थे वो दिल्ली आ रहे हैं, उससे पहले तक दिल्ली नहीं आ पाए थे वो। इसलिए पृथ्वीराज की ज्यादा बातें हुई। महाराणा प्रताप की अधिक बातें होने की रीजन ये है कि उन दिनों में जब अकबर लगभग भारत को अपने पक्ष में करता जा रहा था, उस समय कोई एक आदमी खड़ा होके और ये कहे कि ना, मैं किसी भी प्रकार से तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार नहीं हूं, तो ब्रेवरी तो अलग दिखती है ना। महाराणा प्रताप अलग कैरेक्टर है बहुत। कैसे बनते थे राजा पहले? पिता राजा है, वो मरेगा तो उसका बेटा राजा बनेगा, वो मरेगा तो उसका बेटा राजा बनेगा। यही तो था मोनार्की सिस्टम, यही। तभी हम डेमोक्रेसी लाए। एक ही परिवार के पास पावर नहीं भाई, जनता के पास में जन, ऐसा ही तो कुछ है। महाराणा प्रताप के जो पिताजी थे वो है महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह महाराणा प्रताप को राजा ही नहीं बना के गए, वो अपने एक दूसरे बेटे को राजा बना के जाते हैं, जगमाल। लेकिन मेवाड़ की जनता ने बगावत की है। महाराणा प्रताप उस मोनार्की के एज में, उस राजतंत्रों के काल में डेमोक्रेसी स्टेब्लिश कर रहे थे। वो सबसे बड़े बेटे नहीं थे? नहीं थे, तो सबसे बड़े थे पर उनको नहीं बनाया गया। ओ